देखिए, जैसा कि अब आप लोगों ने एक पार्ट में देखा किस प्रकार से रासायनिक समीकरण बनते हैं और रासायनिक समीकरणों के द्वारा किस प्रकार से उनका संकलन किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम अगले पार्ट में आते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं अध्याय 2 का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने शुरू से कक्षा 6वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं। जो अम्ल होता है और क्षार, इन दोनों में अंतर आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा अम्ल और क्षार में पहचान करने के और भी कई तरीके हैं। जैसे आपने देखा एक लिटमस पेपर आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके बताया जाता है, आप लोगों को दिखाया भी गया होगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है ना। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल और क्षार लाल को नीला कर देता है। तो लिटमस पेपर के माध्यम से हम क्या करें, किसी अम्ल का एक विलेन बनाए, फिर उस विलेन में हम लिटमस पेपर को डाले, माना कि हमने एक बैग में एक विलेन बनाया, हमने माना कि इसमें कोई अम्ल डाला, अम्ल डालते हैं। यदि इसमें कोई एक लिटमस पेपर डाले, ये लिटमस पेपर है, ये आपका यदि नीला लिटमस पेपर है और इसको अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीले से लाल हो जाएगा, ठीक। ये आपका अम्ल कहलाएगा। यदि इसी प्रकार से दूसरा विलेन बनाए, उसमें क्षार भर दें और क्षार के साथ लिटमस पेपर का प्रयोग करें, तो हम देखेंगे ये आपका लिटमस पेपर है, जो ये लाल लिटमस पेपर है, ये लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा, अर्थात ये अम्ल होगा और ये क्षार होगा। इस प्रकार से हम क्षार की पहचान कर सकते हैं। दूसरे और कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। कुछ जल में विलय करने पर यदि हाइड्रोजन निकलता है तो इसका मतलब है वो अम्ल होगा, यदि हाइड्रोक्साइड निकलता है इसका मतलब वो क्षार होगा। इसके लिए अम्ल आपका क्रिया करता है तो आपका क्या, यदि जल के साथ क्रिया कराने पर यदि हाइड्रोजन निकलता है तो वो अम्ल होगा, और यदि जल के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोक्साइड निकलता है तो आपका क्षार होगा। इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार में अंतर ज्ञात करने के कई तरीके देख सकते हैं। इसके अलावा लुईस ने बताया था रासायनिक क्रियाओं के आधार पर यदि वो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का दान करता है, यदि वो प्रोटॉन का दान करता है तो क्षार होगा, प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो वो अम्ल होगा। ये आप लोग इस प्रकार से रासायनिक क्रियाओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्षार और प्रोटॉन को दान करने वाला अम्ल, जैसे कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अम्ल और क्षार धातु से क्रिया करके किस यौगिक का निर्माण करती है, किस प्रकार से क्रिया करती है। जैसे कि आपके कोर्स में आगे दिया गया है अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्रिया। तो आप अम्ल और क्षार के धातु के साथ क्रिया कराने के लिए उदाहरण दिया गया है। जैसे इसके परमाणु में आप सल्फ्यूरिक अम्ल लें और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालें। एक परमाणु, इस परमाणु में हमने जिंक के टुकड़े डाले, दानेदार जिंक जेड के टुकड़े डाले। इस परमाणु में हमने ऊपर से एक फनल के माध्यम से H2SO4 यानी अम्ल भरा, H2SO4। अब देखेंगे कि जैसे ही H2SO4 नीचे जाता है, इसको एक कॉइल के द्वारा माध्यम से ढक दें, और ढकने के पश्चात हम देखेंगे कि यहां से एक विशेष प्रकार की गैस बाहर निकलती है। ये गैस बाहर निकलती है, गैस है कि क्या है इसका पता लगाने के लिए हम गैस जार का प्रयोग करते हैं, और गैस जार में जैसे ही गैस निकलती है यहां से ये बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गैस निकल रही है। अर्थात अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पर, किसके साथ? धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराने पर एक लवण बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हम समीकरण के माध्यम से समझा सकते हैं। H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है, प्लस Zn इक्वल टू बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2। अर्थात किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट एक प्रकार का लवण है, और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसको हम इस प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्षार की क्रिया, कोई एक क्षार ले लें, आपका क्षार है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसकी क्रिया हम धातु के साथ कराएं, सपोज दैट Zn के साथ ही कराई हमने, तब भी आपका एक विशेष प्रकार का लवण निकलता है,
सोडियम जिंकेट कहलाता है और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इक्वल टू Na2ZnSO4 Zn और आपका बनेगा O3 Zn2 प्लस H2। ये भी आपका एक प्रकार का लवण है और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस प्रकार से धातु के साथ हम लोग क्षार की क्रिया कराने से लवण बनता है और एक क्षार निकलती है। आगे आपका आता है टॉपिक है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपके अम्ल से क्रिया करके इसका निर्माण करते हैं। आप देखेंगे कि धातु कार्बोनेट है आपका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि किसी यौगिक में CO3 जुड़ जाए तो उसका कार्बोनेट बन जाता है। यदि किसी धातु के साथ में SO4 जुड़ जाए तो आपका उसका सल्फेट बन जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 की क्रिया हम किसी अम्ल से कराएं, HCl अम्ल से कराएं तो क्या बनेगा, इसको हम देखने के लिए बस देखते हैं। ये आपका इक्वल टू बनेगा Na2, ये आपका 2NaCl, एक लवण बनेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल H2O प्लस CO2। ये लिखने का क्रम होता है, हम देखते हैं कि लिखने के क्रम में यदि आपका हाइड्रोजन जो ठोस अवस्था में होता है वो आपका लवण है, इसके बाद द्रव अवस्था, इसके बाद गैस अवस्था को लिखने का तरीका होता है। तो आपका धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कराने पर लवण, जल और गैस निकलती है। इसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। यहां पे सॉरी CO2 लिख दिया था, CO3 है यहां पे, ठीक है, बस CO3 कर सकते हैं। तब आपके धातु कार्बोनेट की क्रिया से कराने पर लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी अम्ल की क्रिया कराने से लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस बनती है। NaCO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO। अब आप देखेंगे अम्ल और क्षार दोनों अलग अलग चीज है, अम्ल अलग है और क्षार अलग होता है। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ क्रिया कराई जाए, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाए तो आप देखेंगे कि क्षार और अम्ल की क्रिया कराने से पर लवण और जल बनता है। जैसे आपका Na क्षार है, प्रबल क्षार जैसे कहा जा सकता है। HCl एक अम्ल है जो आपकी प्रबल अम्ल है और इन दोनों की क्रिया कराने से सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण जिसे आप नमक कह सकते हैं और आपका जल बनता है। अर्थात अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। आगे आपका नेक्स्ट